अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि उनको टाइम पर सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है और उनकी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। यहाँ पर आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है और उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैं तो उसके क्वेश्चन के बारे में आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर की वीडियोस बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर अलग से ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ भी उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, वो होगा कि राष्ट्रीय हित किसे कहते हैं और इसका वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमने लास्ट वाली ही वीडियो में समझा था कि शक्ति संतुलन क्या है, और आज हम समझेंगे कि राष्ट्रीय हित क्या है। हित आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, यानी कि स्वार्थ, अपना फ़ायदा। राष्ट्रीय हित का जो सिद्धांत का प्रयोग है वो राजनीतिक विश्लेषण और राजनीतिक कार्यवाही दोनों में ही किया जाता है। विश्लेषण के रूप में राष्ट्रीय हित का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान में होता है, और कार्यवाही के रूप में राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए नीतियाँ बनाई जाती हैं और प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ाने का प्रयास करता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय हित का सिद्धांतिक अर्थ क्या होता है, तो एक फ्रेंच में कहावत के अनुसार है कि राष्ट्रीय हित का मतलब है राज्य के होने के कारण राष्ट्रीयवाद के उदय से पहले। राष्ट्रीय हित को धर्म, नैतिकता से कम महत्व दिया जाता था। युद्ध में हिस्सा लेने के लिए शासकों को अपनी कार्यवाही का औचित्य सिद्ध करना पड़ता था, प्रूफ देना पड़ता था। इसलिए राष्ट्रीय हित की अवधारणा का जन्म हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हित के परिणाम के संबंध में विचारक एक मत नहीं है। कई विचारकों ने राष्ट्रीय हित को विदेश नीति का एक उद्देश्य माना है, जबकि कई विचारकों ने राष्ट्रीय हित का संबंध राजाओं की इच्छाओं से माना है। ऐसे विचारक राष्ट्रीय हित को व्यक्ति से संबंधित मानते हैं। कुछ विचारक राष्ट्रीय हित को ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करना मानते हैं जिस पर राज्य को गर्व हो। तो अलग अलग विचारक जो हैं वो राष्ट्रीय हित के बारे में अलग अलग अपने विचार रखते हैं। तो दोस्तों, हमने ये समझा कि राष्ट्रीय हित का अर्थ क्या होता है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है उसी के अंदर से उसका अर्थ आपको लिखना कंपलसरी बन जाता है। तो अब हम समझते हैं इसका वर्गीकरण, यानी कि इसके प्रकार कैसे हैं। इसके बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहला इसका प्रकार है महत्वपूर्ण बनाम अमहत्वपूर्ण। इसमें फर्स्ट हेडिंग बनाकर हम लिखेंगे कि मॉर्गनथाउ ने राष्ट्रीय हित को महत्वपूर्ण और अमहत्वपूर्ण में विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित वो होता है जो राष्ट्र के जीवन और अस्तित्व के लिए अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित के लिए खुद भी करना चाहिए। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित को स्पष्ट करना आसान है। मॉर्गनथाउ के अनुसार सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित है। बल प्रयोग करके राष्ट्रीय हितों को चुनौती देने वाले को कुचल देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित एकता और अखंडता है। अमहत्वपूर्ण हित या फिर अमुख हित वो होता है जिसके संबंध के कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इनकी परिभाषा देना कुछ मुश्किल होती है। वह समस्याएं जो राष्ट्र की स्वतंत्रता को चुनौती नहीं देती, उन्हें मॉर्गनथाउ ने अमुख्य हित कहा है, यानी अमहत्वपूर्ण हित कहा है। अतः ऐसे हित के संबंध में समझौता और बातचीत की जा सकती है। अब आता है इसका दूसरा प्रकार, स्थायी बनाम अस्थायी, जिसमें हम लिखेंगे कि राष्ट्रीय हित टिकाऊपन के आधार पर इन्हें टिकाऊ और अटिकाऊ या फिर स्थायी या अस्थायी कहा जाता है। एक देश की विदेश नीति के संबंध में दीर्घकालीन महत्वपूर्ण रखने वाले हितों को स्थायी राष्ट्रीय हित कहा जाता है, जैसे हस्तक्षेप, शांति, सह अस्तित्व आदि। और जैसे भारत के लिए गुटनिरपेक्षता एक स्थायी राष्ट्रीय हित की नीति है। दूसरी ओर किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए जो कार्यवाही की जाती है उसे अस्थायी राष्ट्रीय हित कहा जाता है। जैसे 1971 में भारत में
बांग्लादेश की स्थापना के आंदोलन का समर्थन किया गया। ये अस्थायी आपका हित हुआ। अब आता है तीसरा प्रकार इसका कि सामान्य बनाम विशिष्ट। विशिष्ट जो होगा ये अलग होंगे। इसकी तीसरी हेडिंग बनेगी जब दो या दो से अधिक देशों के राष्ट्रीय हित एक समान हो तो उन्हें पूरक राष्ट्रीय हित कहा जाता है, जिससे वो दोनों जो देश होते हैं वो गठबंधन कर लेते हैं। जैसे शीत युद्ध के दौर में महाशक्तियों ने सैनिक गठबंधनों का निर्माण करके पूरक राष्ट्रीय हितों का परिचय दिया। दूसरी ओर विरोधी राष्ट्रीय हित वो स्थिति होती है जब एक देश का राष्ट्रीय हित दूसरे देश के विरुद्ध होता है, तो इसे विरोधी राष्ट्रीय हित कहते हैं। ऐसी स्थिति में युद्ध और तनाव बना रहता है। तो दोस्तों हमने बात की यहाँ पर इसके प्रकार की, राष्ट्रीय हित के प्रकार 3 यहाँ पर हमने बात की। अब बात करते हैं कि हम रॉबिन्सन का राष्ट्रीय हितों का वर्गीकरण। जो थॉमस डब्ल्यू रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हितों को 6 व्यापक वर्गों में बांटा है। पहला है प्राथमिक हित, जिसके अंदर हम लिखेंगे कि भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा, अखंडता, राजनीतिक पहचान तथा सामाजिक और सांस्कृतिक, ये इसके अंदर आती है प्राथमिक हित के अंदर। दूसरा माध्यमिक हित में आती है। ये महत्वपूर्ण होते हुए भी प्राथमिक हितों की तुलना से कम महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि महत्व इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाले हित हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तीसरा आता है स्थायी हित, राज्यों से संबंधित दीर्घकालीन हित होते हैं। फोर्थ आता है परिवर्तनशील हित। ये क्या होते हैं कि विशेष परिस्थितियों के अनुसार, यानी कि अलग अलग सिचुएशन में राष्ट्र की भलाई के लिए कार्य होते हैं इसमें। अब आता है पांचवा सामान्य हित। इसमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के एक समान हित, ये सामान्य हित में आते हैं। अगला लास्ट विशिष्ट हित में आता है सामान्य हितों से अलग हित एवं समय या गति द्वारा परिभाषित तर्क संगत के आधार पर हित। ये रॉबिन्सन का राष्ट्रीय हित का वर्गीकरण है। 6 भागों में इसको बांटा गया जो हमने बात की। अब आता है कि राष्ट्रीय हितों की बाधाएं। दोस्तों राष्ट्रीय हितों की बाधाएं क्या कहें, परेशानी क्या कहें। नंबर पॉइंट 1 बनता है इसमें कि शत्रु देशों का गठबंधन राष्ट्रीय हितों में बाधक होता है। नंबर 2 पॉइंट बनता है कि किसी पड़ोसी देश में ऐसी राजनीतिक परिवर्तन जो राष्ट्रीय हित के विरुद्ध हो। तीसरा पॉइंट बनता है इसकी बाधा का कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा प्रस्ताव पास हो जाना जो राष्ट्रीय हित के विरुद्ध हो। चौथा इसमें पॉइंट बनेगा कि शत्रु देश का शक्ति संतुलन में ज़्यादा शक्तिशाली हो जाना। नंबर 5 पॉइंट बनेगा इसमें कि राष्ट्र के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बढ़ जाना। तो दोस्तों ये था आपका एक प्रॉपर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय हित क्या है और इसके वर्गीकरण कीजिए और इसके प्रकार बताइए। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है।